हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। हाँ देखो, मैं आपको परसों जर्नल एंट्रीज के बारे में बता रहा था और ये जर्नल एंट्रीज का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। ठीक है, वहीं से मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, वो क्या होता है वो देखिए एक बार। देखो, इसमें पहला जो कॉलम है ये आपके डेट का होता है कि किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरा कॉलम आपके पर्टिकुलर्स का है। इसके बाद में एलएफ, डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट है। जर्नल एंट्रीज का मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा कोई भी लेन देन होने पर सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं जर्नल। लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना, यानी कि प्रविष्टि करना। इसलिए ऐसे लेन देनों का जो लेखा है वो हम जर्नल में कर रहे हैं, तो जर्नल में हम लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं जर्नल प्रविष्टियां, यानी कि जर्नल में लेखा करना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज ही करते हैं और जर्नल सर एंट्री। एलएफ क्या है? हाँ, और ये जो फॉर्मेट मैंने बताया ये जर्नल का फॉर्मेट है। सबसे पहले मैंने कॉलम बताया आपको डेट का कि किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, वो तारीख हम इसमें लिखते हैं। पार्टिकुलर्स यानी कि विवरण, इसमें डिटेल होती है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, माल खरीदा है, बेचा है, पेमेंट लिया है, दिया है, वो उसके बारे में। एलएफ पूरा नाम है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है खाता बही की पृष्ठ संख्या, पेज नंबर। क्योंकि इसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं लेन देन व्यापार में, तो अब किसी लेन देन के बारे में हमारे को मालूम करना है तो वो कहां पर लिखा हुआ है, कैसे मालूम चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें वो पेज नंबर डाल देते हैं। तो जिस पेज नंबर पर वो लेन देन दर्ज किया गया है तो उसको हम कहते हैं खाता बही की पृष्ठ संख्या या पेज नंबर, शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं एलएफ। तो इसमें पेज नंबर जो है ये आपको प्रश्न में दिया जाएगा। दे रखा है नंबर कि 18 नंबर है, 45 नंबर है, 66 है, जो भी है वो इसमें लिख देंगे। तो प्रश्न में अगर दे रखा है एलएफ नंबर यानी कि पेज नंबर तो वो हम लिख देते हैं, नहीं लिख रखा है तो हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है। कॉलम तो बनाना पड़ेगा लेकिन इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में ये दो कॉलम होते हैं इसमें अमाउंट के, धनराशि लिखने के। एक तो होता है डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। क्योंकि मैंने बताया था कि दोहरा लेखा पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है यानी कि कोई भी लेन देन होता है तो उसका उसमें दो पक्ष होते हैं। ये तो मैंने बता दिया था, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो एक पक्ष को तो हम डेबिट करते हैं और एक पक्ष को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिसको हम डेबिट करते हैं वो डेबिट अमाउंट और जिसको हम क्रेडिट करते हैं वो क्रेडिट अमाउंट। शॉर्ट में डेबिट को हम लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को लिखते हैं सीआर शॉर्ट में, लेकिन यहां पर हमारे को पूरा ही लिखना है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, कौन से खाते को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, इसके लिए मैंने तुम्हारे को नियम बता दिए थे कि जितने भी खाते होते हैं ऐसे अलग अलग लेन देनों को अलग अलग खातों में दिखाते हैं और ऐसे खातों को हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और अवास्तविक खाते। फिर जब हमने ये मालूम कर लिया कि ये लेन देन इस खाते में आते हैं
तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उस खाते का नियम लागू करते हैं। तो तीनों खातों के नियम मैंने आपको बताए थे। व्यक्तिगत खाते का नियम मैंने बताया था, पर्सनल अकाउंट का, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ऐसे ही वस्तुगत खाता जो है उसकी पहचान कर लिए कि ये लेन देनों को वस्तुगत खाते में दिखाएंगे, तो फिर वस्तुगत खाते का जो नियम है वो लागू करते हैं। और वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, ये हो गया वस्तुगत खाते का। और तीसरा अवास्तविक खाता, जिसको आयव्यय खाता भी बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। उसका नियम क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। तो एक एक लाइन के नियम है, नियम इतने बड़े नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे को यह देखना पड़ेगा कि व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे हमने माल खरीदा हो, बेचा हो, उधार हो, नकद हो, पेमेंट लिया हो, दिया हो, तो पहले तो यह देखना पड़ेगा कि ये जो लेन देन हुआ है वो कौन से खाते में आता है। सबसे पहले तो कि व्यक्तिगत खाते में आता है, ये वस्तुगत खाते में आता है या अवास्तविक खाते में आता है। और फिर हमने ये मालूम कर लिया कि ये लेन देन इस खाते में आता है, तो फिर उस खाते का नियम लागू करते हैं और फिर उस नियम को लागू करके फिर हम इसमें लिखते हैं। तो लिखने को हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था, वहीं से मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि इसमें जर्नल एंट्रीज करने से पहले आप ये चीज का ध्यान रखो कि हम जो खाते तैयार कर रहे हैं तो खुद को व्यापारी मान लो। आपको लास्ट तक आपको यह मानना पड़ेगा कि मैं व्यापारी हूं और मैं अपने व्यापार के लेन देनों का लेखा कर रहा हूं। तो आपके हिसाब से व्यापार में क्या लेन देन हुआ है, ठीक है, जो भी काम किया है वो आपने किया है। जैसे प्रश्न में दे रखा माल खरीदा, तो किसने खरीदा है, हमने खरीदा है। माल बेचा, क्योंकि इसमें व्यापारी का नाम नहीं आता है, माल बेचा तो किसने बेचा है, हमने बेचा है। प्रश्न में दे रखा है मजदूरी चुकाई, इसका मतलब हमने चुकाई है। किराया चुकाया, किसने चुकाया, यानी कि हमने चुकाया है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले तो देख लो कि खाते हम तैयार कर रहे हैं, हम व्यापारी हैं, यानी कि मैं व्यापारी हूं, ये मान लो, खुद को व्यापारी मानो। हम व्यापार के खाते तैयार कर रहे हैं और जो भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, इसमें व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है। हमेशा ध्यान रखना, माल खरीदा, हमने खरीदा है, लेकिन उस माल को देने वाला कौन है, जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा है उसी का नाम लिखेंगे, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। माल बेचा, किसने बेचा है, हमने बेचा है, लेकिन हमारा नाम नहीं लिखेंगे। हमने किसको बेचा है उसी का नाम लिखेंगे। ठीक है, मजदूरी चुकाई, हमने चुकाई है, लेकिन हमारा नाम नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले तो अपने को खुद को व्यापारी मान लो। जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, लेन देन किए जा रहे हैं, वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि हम व्यापारी हैं। और व्यापारी अपना खुद का नाम कभी भी नहीं लिखता है। ठीक है, ये तुम्हारे को ध्यान रखना है। अब फिर दूसरी चीज कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन में कई बार तो प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है कि माल नकद खरीदा या नकद बेचा, तो उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं होती है। उधार शब्द दे रखा है, उधार दे रखा है, नकद दे रखा है, तो सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें लिखा हुआ है कि नकद है उधार है, क्योंकि इसका फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने नकद माल बेचा है तो रोकड़ आ रही है, और उधार माल बेचा तो रोकड़ थोड़ी आएगी आपके पास। यानी कि माल जरूर बेचा है लेकिन आपके पास में पैसा नहीं आ रहा क्योंकि उधार बेचा है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन किया है वो कैश में किया है, यानी कि रोकड़ में किया है या उधार में किया है। प्रश्न में अगर लिखा हुआ है जब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है तो फिर कैसे मालूम चलेगा। प्रश्न में यदि नहीं लिखा हुआ है नकद है उधार है, तो फिर मालूम कैसे चलेगा कि वो लेन देन नकद है या उधार है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रश्न में नकद या उधार शब्द नहीं दे रखा है, अगर प्रश्न में नकद शब्द नहीं दे रखा है, उधार शब्द भी नहीं दे रखा है, तो उस लेन देन में अगर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है, अगर उस लेन देन में व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है, हमारा नाम नहीं दूसरे का, तो वो लेन देन उधार माना जाता है। क्या बताया मैंने कि
प्रश्न में कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें नकद या उधार शब्द नहीं दे रखा है, नकद उधार शब्द नहीं दे रखा तो हमारे को मालूम नहीं चलता कि नकद उधार है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि उसमें या तो किसी व्यक्ति का नाम दे रखा होगा, राम मोहन सोहन दिनेश, या किसी संस्था का नाम दे रखा होगा। संस्था का नाम उसमें हो जाता है कि मनोहर एंड सन्स से माल खरीदा, तो संस्था आ गई मनोहर एंड सन्स। कि बैंक में जमा कराए तो बैंक एक संस्था है। तो किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है तो वो लेन देन क्या माना जाता है, उधार। लेकिन अगर व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो वो लेन देन नकद माना जाता है, चाहे नकद शब्द लिखा हुआ हो या नहीं। तो ये छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखना है और उसी से हम एंट्री करेंगे। तो छोटी चीज है, इसको लास्ट तक तुम्हारे को ध्यान रखना है कि अगर किसी लेन देन में नकद और उधार शब्द नहीं दे रखा है, नकद शब्द भी नहीं लिखा हुआ है, उधार शब्द भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा हुआ है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो वो लेन देन नकद ही माना जाता है, चाहे नकद शब्द लिखा हुआ हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हारे को ट्रांजैक्शन है वो बताया था, फिर से आपको बता रहा हूं। तो प्रश्न में दे रखा है, जैसे एक में तो दे रखा है नकद माल खरीदा, ₹6,000। अब देखो इसमें तो क्लियर दे रखा है नकद शब्द लिखा हुआ है, तो यानी कि जो माल खरीदा गया है, सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया था कि खुद को व्यापारी मान लो, माल खरीदा है, किसने खरीदा है, हमने खरीदा है। और कैसे खरीदा है, नकद में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नकद शब्द, नकद माल खरीदा है। लेकिन तो पहले इसी की देख लेते हैं। नकद शब्द दे रखा है तो इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं कि हमने माल खरीदा है और नकद में खरीदा है। अब ये ट्रांजैक्शन है और मान लो कि ये ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को हुआ है, 1 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन हुआ था। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन में व्यक्तिगत, वस्तुगत, अवास्तविक कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, नकद। देखो इसमें माल खरीदा, माल एक वस्तु है तो इसमें वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है। और इसमें नकद खरीदा यानी कि 6,000 रुपए नकद। रोकड़ को भी एक वस्तु माना जाता है तो ये भी किसमें आता है, वस्तुगत खाते। यानी कि इसमें कैश है नकद, और नकद कितने, 6,000 रुपए, ये एक वस्तु है तो ये वस्तुगत खाते में आता है। और माल, चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो, माल एक वस्तु है, ये भी वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में केवल एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। जब एक ही खाता प्रभावित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ही खाते का जो नियम है वो लागू करेंगे। ठीक है, एक ही खाते का नियम लागू करेंगे। तो कैसे करेंगे, वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो अब देखो इसमें माल किसने खरीदा, मैंने बताया था हमने खरीदा है और नकद में खरीदा है। मैंने एक चीज और बताई थी कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं कि व्यापारी कौन है, कोई मतलब नहीं कि हम व्यापारी, हमारा नाम तो लिखना है ही नहीं। अब इसमें देखो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, क्या आ रहा है इसमें, माल आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, इसमें हमने माल खरीदा है तो माल हमारे पास आ रहा है, क्योंकि व्यापार के खाते में तैयार कर रहे हैं, व्यापार में माल आ रहा है। ठीक है, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल खरीद रहे हैं और हम भुगतान कर रहे हैं तो क्या जा रहा है हमारे पास, कैश, रोकड़ जा रही है, और रोकड़ भी एक वस्तु है। माल आ रहा है और रोकड़ जा रही है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल हमारे पास आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और माल हमने क्या किया है, खरीदा है।
और माल खरीदने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे? परचेज को। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो परचेज को डेबिट कर देंगे। ऐसे लिख देंगे ACC करके सी, अकाउंट। पूरा भी लिख सकते हैं अकाउंट, नहीं शॉर्ट में आप लिख सकते हो अकाउंट। और डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, उसके आगे क्या लिख देंगे? DR। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल आ रहा है और माल हमने खरीदा है, और माल खरीदने को हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेज। इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे? परचेज को। तो लिख देंगे परचेज अकाउंट DR। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे? कैश को। रोकड़ को है, नकद को हम क्या, रोकड़ या नकद एक ही बात है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश। जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उस खाते से पहले हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां बराबर में नहीं लिखना है, थोड़ी जगह छोड़ करके लिखना आगे, टू। तो जिस खाते को क्रेडिट किया जाता है उस खाते से पहले टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। टू लगाते ही मान लिया जाता है कि वो खाता क्रेडिट किया गया है। टू लगा दिया, तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। आगे CR नहीं लिखेंगे, बस ध्यान रखना, जिस खाते को क्रेडिट किया जाता है उससे पहले टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके आगे CR नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि टू लगाते ही मान लिया जाता है कि वो खाता क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो जिस खाते को क्रेडिट करते हैं उससे पहले टू लगा देते हैं, फिर उसके आगे CR या क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो रोकड़ जा रही है, ये क्रेडिट हो गया। अब देखो कौन सी तारीख को हुआ था? 1 अगस्त को। और जैसे वर्ष कौन सा चल रहा है आपके? 2021 अगस्त 1, इस प्रकार से लिख देंगे। अच्छा, माल जो आ रहा है उसका मूल्य कितना है? क्योंकि मूल्य तो लिखना ही पड़ेगा हमारे को, 6000 है, तो 6000 हम लिख देंगे। और ऐसे ही कैश जो रोकड़ जा रही है 6000, दोनों में सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि जितने का माल आ रहा है उतने की ही रोकड़ जा रही है, तो दोनों में सेम अमाउंट आ जाएगा। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। अच्छा, ये हमने जो नकद माल खरीदा है इसके हम क्या करते हैं? डिटेल लिखते हैं। डिटेल जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नकद माल खरीदा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। तो ये नरेशन कहलाता है, यानी कि इस चीज की डिटेल। तो उसको हम क्या करेंगे? ये जो लाइन है उसको ऐसे कि ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। माल को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदा उसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया है। ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नरेशन। अच्छा, ये जो नरेशन करते हो इसकी प्रैक्टिस है। आप जैसे जैसे एंट्रियां करते जाओगे इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नहीं मालूम है मैं बता दूंगा। तो इसकी करते करते क्या है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका नरेशन हम कैसे करें। मेन चीज आपके ये है जिसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई, आपके ग्रामर वाली मिस्टेक हो गई, तो इसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। लिखना जरूर है लेकिन थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके मेन है कि हम किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये गलत है तो आपका गलत है। अब ये ट्रांजेक्शन पूरा हो गया है तो हम क्या करते हैं? फिर इसमें लाइन खींच देते हैं। ये ट्रांजेक्शन हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद में यहां पर तो दे रखा था नकद। अगर प्रश्न में इतना ही लिखा हुआ होता, माल खरीदा 6000 रुपए, इतना ही दे रखा है। ऊपर तो क्या लिखा हुआ था? नकद माल खरीदा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? केवल इतना ही दे रखा है, माल खरीदा 6000 रुपए। अब देखो बात एक ही है, मैंने बताया था कि अगर प्रश्न में नकद या उधार शब्द नहीं दिया हुआ है तो फिर यह ध्यान रखना है कि अगर उसमें किसी व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा हुआ है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है तो लेन देन नकद ही माना जाता है। तो इसमें देखो नकद शब्द नहीं है, लेकिन इसमें व्यक्ति या संस्था का नाम भी नहीं दे रखा है।
व्यक्ति या संस्था का नाम भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये लेन देन भी क्या है, नकद ही है। तो इसका मतलब एक ही है। अगर प्रश्न में दे रखा है नकद माल खरीदा, या इतना ही दे रखा है माल खरीदा, किससे खरीदा, नाम नहीं दे रखा उसका, तो वो ट्रांजेक्शन है, वो हमेशा नकद ही माना जाता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही दे रखा है माल खरीदा या तो नकद है, और नकद शब्द दे रखा है जब तो सोचने की वैसे जरूरत नहीं है। और इतना ही दे रखा है माल खरीदा, लेकिन कोई किसी न तो किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है न किसी संस्था का नाम दे रखा है, तो वो लेन देन भी नकद ही माना जाता है। तो मतलब एक ही है इसका, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसी के अंदर आपके दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरे में क्या दे रखा है, जैसे इसमें मान लो कि 2 अगस्त को दे रखा है, 2 अगस्त को क्या दे रखा है, मोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा 4000 रुपए। अब देखो इसमें ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या है, नकद और उधार शब्द तो नहीं दे रखा है, लेकिन व्यक्ति का नाम दे रखा है। तो मैंने बताया था कि जिस ट्रांजैक्शन में व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं होता है, तो वो लेन देन तो क्या माना जाता है, नकद। लेकिन जिस लेन देन में नकद और उधार शब्द नहीं दे रखा है, लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है, तो वो लेन देन उधार माना जाता है। तो इसमें न तो नकद शब्द दे रखा है, इतना ही दे रखा है मोहन से माल खरीदा, नकद खरीदा, उधार खरीदा, ये शब्द नहीं दे रखा है, लेकिन व्यक्ति का नाम तो दे रखा है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में लेन देन में व्यक्ति का नाम आता है, तो वो लेन देन हमेशा उधार माना जाता है। तो ये लेन देन क्या है, इसमें उधार है। हमने माल खरीदा है सर, हाँ, अगर ये आ जाता मोहन ने माल खरीदा तो क्या क्या लिखा हुआ था, ये आ जाता मोहन ने माल खरीदा तो क्या होता, ने आ से की जगह में आता ने आ जाता। हाँ देखो इसमें मोहन ने माल खरीदा, तो इसका मतलब है कि मोहन जो है वो व्यापारी नहीं है, दूसरे ने खरीदा है और हम माल को बेचने वाले हैं। तो ऐसा शब्द नहीं आता, ये तो कंफ्यूज शब्द है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने अभी क्या बताया था कि व्यापारी का नाम इसमें कभी नहीं लिखा जाता है। तो मोहन ने माल खरीदा, तो मोहन व्यापारी नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति है, हमारा नाम तो कभी लिखते ही नहीं है। प्रश्न में अगर व्यापारी ने खरीदा है तो उसका नाम नहीं आएगा, और दे रखा है अगर ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न में कि व्यापारी जो है मोहन है, और उसमें दे रखा है कि मोहन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, प्रश्न में अगर ये दे रखा है मोहन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, तो इसका मतलब व्यापारी मोहन है, ठीक है। और फिर प्रश्न में दे रखा है कि मोहन ने माल खरीदा, तो मोहन खुद व्यापारी है, तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। मोहन ने खरीदा है, व्यापारी ने, तो माल खरीदा है और फिर और कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब वो नकद लेन देन है। तो अगर माल खरीदा है तो अधिकतर व्यापारी का नाम नहीं आता है, मतलब 99% नहीं आता है, 1% ही होती है। 1% है तो वो कब आएगा, जब ऊपर प्रश्न में शुरुआत में दे रखा हो कि आपको क्या तैयार करना, क्या बनाना, ये तो लिखा हुआ रहेगा। आप कोई भी प्रश्न करते हो किसी सब्जेक्ट का, तो पहले उसके बारे में दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो प्रश्न में दे रखा है कि निम्न लेन देनों को मोहन की पुस्तकों में लिखिए, तो इसका मतलब है मोहन व्यापारी है, और मोहन की पुस्तकें खाते तैयार करने, तो मोहन व्यापारी है। और फिर प्रश्न में दे रखा है कि मोहन ने माल खरीदा, इसका मोहन व्यापारी है, उसने माल खरीदा है, व्यापारी का नाम कभी नहीं लिखा जाता है। और इतना ही दे रखा है मोहन ने माल खरीदा, और उसमें न तो उधार शब्द दे रखा है, जिससे खरीदा उसका नाम नहीं दे रखा है, तो वो नकद लेन देन ही माना जाएगा। तो उसकी एंट्री ऐसे ही होगी, ये सेम एंट्री होगी, परचेज अकाउंट या टू कैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इसलिए क्या है, हमेशा इसमें क्या है, दूसरा जो पक्षकार होता है हमेशा उसी का नाम लिखा हुआ रहता है कि उस माल को लेने वाला या देने वाला दूसरा पक्षकार कौन है, कभी भी व्यापारी का नाम नहीं होता है। क्योंकि अगर होता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को उसका नाम लिखना ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा ऐसे आएगा, ने नहीं आएगा, मोहन से ही आएगा। ने आ गया तो उसका फर्क पड़ जाएगा, वो चीज अलग हो जाएगी, क्योंकि फिर प्रश्न में शुरू में देखना पड़ेगा कि कहीं व्यापारी तो नहीं है।
और प्रश्न में व्यापारी का नाम नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है मोहन ने माल खरीदा है, तो मोहन कोई दूसरा व्यक्ति है, तो फिर खरीदा शब्द नहीं आता है क्योंकि वो माल बेचना हो गया। तो ऐसी जो लाइन है वो कभी भी नहीं आती है, वो कंफ्यूज लाइन हो गई। तो फिर तो वैसे आएगा कि मोहन ने माल खरीदा है, इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने माल खरीदा नहीं, हमने तो माल बेचा है। तो फिर तो प्रश्न में ऐसे आएगा मोहन को माल बेचा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये चीज ऐसे ही आएगी क्योंकि इसमें फर्क पड़ेगा। तो ये आएगी कि मोहन से माल खरीदा, दूसरा पक्षकार कौन है उसी का नाम आता है, कभी भी व्यापारी का नाम नहीं आता है। तो इसमें जो दे रखा है कि मोहन से माल खरीदा, तो इसमें उधार लेन देन है, हमने माल खरीदा है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो मैंने बताया कि माल खरीदा यानी कि हमने खरीदा है, माल बेचा इसने मतलब हमने किया है। तो हमने माल खरीदा है और मोहन से खरीदा है, व्यक्ति का नाम दे रखा है, तो उधार लेन देन है। अच्छा, उधार जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कभी भी न तो रोकड़ आती है न रोकड़ जाती है। अब इसमें उधार में माल खरीदा है तो माल तो खरीदा है लेकिन रोकड़ में नहीं, इसका मतलब हमारे पास से कैश नहीं जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है तो कैश की कोई एंट्री करेंगे ही नहीं। तो इसमें तुम्हारे को अब यही ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। मोहन व्यक्तिगत खाते में आता है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है व्यक्तिगत खाते में आता है, तो मोहन आपके व्यक्तिगत खाते में आता है, तो इसमें व्यक्तिगत खाता प्रभावित हो रहा है मोहन में। और माल खरीदा, माल वस्तु है, खरीदा हो चाहे बेचा हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो क्रिया है कि माल का क्या किया है, या तो हमने खरीदा है या माल बेचा है या वापस किया, कुछ भी हो सकता हो। माल हमेशा क्या है आपके वस्तुगत खाते में, ये वस्तुगत खाता है। माल की कीमत 4000 है लेकिन रोकड़ तो इसमें है ही नहीं। जब रोकड़ इसमें है ही नहीं, रोकड़ का कोई आवागमन नहीं हो रहा है, न रोकड़ आ रही है न रोकड़ जा रही है, तो रोकड़ इसमें नहीं है। तो इसमें क्या दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत खाता और वस्तुगत खाता। व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो दोनों के जो नियम है वो हम अप्लाई करेंगे, व्यक्तिगत खाते का और वस्तुगत खाते का, तो दोनों के नियम लागू कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि व्यापारी अपना खुद का नाम नहीं लिखता है, चाहे वो माल ले रहा हो चाहे दे रहा हो। इसीलिए तो प्रश्न के अंदर व्यापारी का नाम कभी नहीं आता है, क्योंकि उसमें अगर जैसे तुमने बताया कि मोहन ने माल खरीदा, तो अब व्यापारी नहीं है तो फिर तो दूसरा पक्षकार है, और दूसरा पक्षकार है तो फिर ये शब्द इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो क्या है वो क्रिया क्या है, हमने माल खरीदा नहीं है, मोहन ने खरीदा है, खरीदने वाला, इसका मतलब हमने तो बेचा है, तो लाइन ही अलग हो गई। तो इस प्रकार से कभी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत खाते और वस्तुगत खाते दोनों प्रभावित हो रहे थे, दोनों के नियम लागू करेंगे। तो किसी भी खाते का पहले नियम लागू कर सकते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले हम डेबिट ही करते। तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। क्रेडिट करो, ठीक है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसमें देखो, मोहन से माल खरीदा, माल किसने खरीदा है, हमने, मैंने बताया था अपने खुद को व्यापारी मान लो, मोहन से, क्योंकि से और ने में फर्क पड़ जाता है, तो मोहन से माल खरीदा है, हमने माल खरीदा है, तो पाने वाले कौन है, पाने वाले हम, हमने माल खरीदा है, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले हमें, तो व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, तो पाने वाले जब हम है तो हमारा नाम तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसको डेबिट नहीं करेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है इसमें, मोहन, क्योंकि माल हमने जो खरीदा है वो किससे खरीदा है, मोहन से खरीदा है, तो देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला मोहन है तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। तो जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, टू। तो वैसे तो हम क्या करते हैं, डेबिट को ही हम पहले लिखते हैं, क्रेडिट हम नहीं लिखते पहले, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जिस देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला मोहन है तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे टू मोहन अकाउंट, बस इतना ही लिख देंगे, आगे हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि इसमें आगे क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, बस टू लगाते ही मान लिया जाता है कि वो खाता क्रेडिट किया गया। तो व्यक्तिगत खाता तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत खाते का मैंने क्या बताया था, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाले तो हम है, इसलिए हमारा नाम तो लिखना है ही नहीं। देने वाला कौन है, मोहन, तो मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया। तो व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया। और कितने का माल है, 4000 रुपए का, तो क्रेडिट साइड में 4000 रुपए लिख देंगे। ये क्रेडिट अमाउंट है, इसमें 4000। अब देखो इसमें वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल आ रहा है, क्योंकि माल हमने खरीदा है तो माल आ रहा है, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। जा तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। अगर नकद में खरीदा होता तो क्या जाता हमारे पास से, कैश। तो जा कुछ नहीं रहा है, बल्कि आ रहा है। क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो माल को हम डेबिट करेंगे। और माल हमने क्या किया, खरीदा है, और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेज। इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे, परचेज को, परचेज अकाउंट डीआर। ठीक है, इस प्रकार से अकाउंट को हम पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, ACCOUNT अकाउंट। तो शॉर्ट में आप A डबल करके C इस प्रकार से लिख सकते हो, तो पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके एंट्री हो जाएगी। तो माल हमने खरीदा, उसकी कीमत भी कितनी है, 4000, क्योंकि दोनों में अमाउंट बराबर ही आएगा। जितना डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में भी अमाउंट उतना ही आएगा। टोटल अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि माल हमने खरीदा है, माल जितने का आ रहा है तो पेमेंट भी उतने का ही करेंगे। नकद खरीदा है तो रोकड़ जा रही है, उधार खरीदा है तो उस व्यक्ति को पेमेंट करेंगे। तो इसलिए देखो सेम अमाउंट है, क्योंकि मोहन को पेमेंट तो 4000 ही करेंगे, तो इसलिए वो सेम अमाउंट आएगा। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल लिखते हैं। जो इसकी डिटेल लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। हमने क्या किया, मोहन से माल खरीदा है, तो उसी को हम इंग्लिश में ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ये इस प्रकार से आ जाएगा आपके नरेशन। ठीक है, अब इसमें एंट्री 2 अगस्त है, तो इसमें लिख देंगे अगस्त 2। वर्ष बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वर्ष एक बार आ गया। तो ये ट्रांजैक्शन जैसे आपके 10 दिन के, 15 दिन के, पूरे महीने के, तो वो आपके इस प्रकार से हम नीचे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको ये 2 एंट्रीज ही बताई है, नकद माल खरीदा या उधार माल खरीदा। और पहचान मैंने बता दी कि या तो उसमें क्या है, नकद और उधार शब्द दे रखा होगा, या फिर व्यक्ति या संस्था का नाम आता है। व्यक्ति या संस्था का नाम आता है तो वो लेन देन क्या माना जाता है, उधार। और व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो वो लेन देन हमेशा नकद ही होता है, चाहे नकद शब्द लिखा हुआ हो या नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया आपके। अब इसके बाद में एक एंट्रीज आपको और बता देता हूं। जैसे दे रखा है 3 अगस्त को, 3 अगस्त को दे रखा है, इतना ही दे रखा है, माल बेचा, और कुछ नहीं दे रखा है, माल बेचा 1500 रुपए। अब देखो इसमें माल बेचा है, कुछ नहीं दे रखा है कि नकद बेचा है, उधार बेचा है, कुछ नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है। व्यक्ति या संस्था का नाम भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब लेन देन क्या है, नकद। व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं आता है और नकद शब्द नहीं दे रखा है या उधार शब्द नहीं दे रखा है, वो लेन देन नकद ही माना जाता है। तो माल बेचा 1500 रुपए का, नकद माल बेचा है। तो अब देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। माल बेचा वस्तुगत खाते में, क्योंकि बेचना और खरीदना ये तो क्रिया है, माल वस्तुगत खाते में आता है। और इसमें 1500 रुपए जो नकद है, ये एक वस्तु है, तो ये वस्तुगत खाते में आता है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में केवल एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। जब एक ही खाता प्रभावित हो रहा है तो हम एक ही खाते का जो नियम है वो लागू करेंगे, वस्तुगत खाते का। और वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल हमने बेचा है,
माल बेच दिया तो माल तुम्हारे पास से जा रहा है, बेचने पर आएगा थोड़ी व्यापार में, माल जाएगा, तो माल तो जा रहा है। और माल हमने नकद में बेचा, क्या आ रहा है हमारे पास बदले में? कैश। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल बेचा है, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट DR। ठीक है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, कैश को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि रोकड़ हमारे पास आ रही है। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है हमारे पास से? माल जा रहा है, माल हमने बेचा है, माल बेचा है तो माल जा रहा है, और माल बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। इसलिए क्रेडिट भी हम किसको करेंगे? सेल्स को। क्या लिखेंगे पहले? टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगा। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, रोकड़ आ रही है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल जा रहा है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। कितने का? 1500 रुपए। तो 1500 रुपए डेबिट में और 1500 रुपए क्रेडिट। ठीक है, और इसका नरेशन क्या जाएगा? माल हमने बेचा है तो गुड्स सोल्ड, इतना ही लिख सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं, नकद बेचा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये नरेशन हो जाएगा। डेट हम डाल देंगे, 3 अगस्त है, 3 अगस्त, ये आपके एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या है, माल जो हमने खरीदा है उसका मैंने बताया आपको। नकद खरीदा या उधार खरीदा तो कैसे करेंगे? माल बेचा है, नकद माल बेचा, इसमें नकद है तो ये आ गया, यही प्रक्रिया इसमें हो जाएगी। अगर उधार माल बेचा होता तो फिर व्यक्ति या संस्था का नाम आ जाता। ठीक है, उधार माल बेचा, अगर इसी के अंदर ये होता कि मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा, इसका मतलब हमने क्या किया है? उधार माल बेचा है। उधार माल बेचा है तो उसमें न तो रोकड़ आ रही है न रोकड़ जा रही है। माल बेचा है, माल तो जा रहा है, लेकिन बदले में रोकड़ नहीं आ रही है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है, रोकड़ है ही नहीं इसमें क्योंकि उधार है। लेकिन उसमें मोहन का नाम दे रखा है तो मोहन किस में आ जाएगा? आपके व्यक्तिगत खाते में। तो व्यक्तिगत खाते का नियम लागू हो जाएगा। वस्तुगत खाता तो ही, व्यक्तिगत खाते का नियम। पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को, पाने वाला इसमें कौन है? माल हमने बेचा है, किसको बेचा है? मोहन को, तो पाने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले तो हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। तो मोहन को माल बेचा, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला मोहन है, मोहन को डेबिट कर देंगे, मोहन अकाउंट DR। देने वाले में हमारा नाम नहीं लिखेंगे, व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है, आ तो कुछ नहीं रहा है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? माल जा रहा है, और माल हमने बेचा है, बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो क्रेडिट किसको कर देंगे? सेल्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नरेशन हो जाएगा उसका। माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा है, कैंट्री, नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स सोल्ड टू मोहन। तो आज ये आपके 4 एंट्रीज है, ये मैंने आपको बताई है, माल के खरीदने की और बेचने की, नकद और उधार दोनों की आ गई है। तो ये 4 एंट्री जो मैंने बताई है, एक बार, एंट्री तो बहुत सारी है, अभी बहुत सारे अलग अलग की होती है क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं। आज आपके लिए बस इतना ही है कि माल हमने खरीदा है या बेचा है, नकद में, उधार में, तो हम एंट्रीज है वो क्या कर सकते हैं। बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो पहले इसी के अंदर मैं आपको कल एक बार फिर से बता दूंगा, ये जो मैंने आज आपको जो एंट्री बताई है, ठीक है, माल के खरीदने बेचने की। ठीक है, तो आज अपने इतना ही है, कल इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बता दूंगा कि अगर इसमें कोई नाम दूसरा आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम आपके बदल जाएगा। अमाउंट में फर्क पड़ता नहीं, 6000 आता है, 7000 आता है या 2000 आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि हल्का